इमेजिन करो बर्फ से ढका हुआ एक छोटा सा गांव। ठंडी हवा इतनी तेज कि चेहरे की त्वचा फट जाए। मिट्टी के घर, लकड़ी की टूटी खिड़कियां और अंदर बैठा एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान है। उसका नाम है आर्यन। उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन हालात ने उसे 30 साल का बना दिया है। उसके पिता एक छोटे किसान थे। जमीन थी लेकिन अपनी नहीं। वो दूसरों के खेत में काम करते थे। माँ दिन भर सिलाई करती और रात में चुपचाप रोती। घर में 3 छोटे भाई बहन और गरीबी, वो तो इस परिवार की स्थायी सदस्य थी। एक सर्द सुबह जब सूरज भी ठीक से नहीं निकला था, आर्यन ने अपने पिता को खाट पर लेटे देखा। उनकी सांस भारी थी। डॉक्टर बुलाने के पैसे नहीं थे। गांव का वैद्य आया, नब्ज देखी और चुपचाप सिर हिला दिया। उसी दिन आर्यन ने पहली बार अपनी मां को टूटते देखा। पिता चले गए। उस दिन के बाद घर में सिर्फ 2 चीजें बची, भूख और जिम्मेदारी। 13 साल का लड़का परिवार का आदमी था। खेत में काम, शहर जाकर मजदूरी, कभी लकड़ी काटना, कभी ईंट ढोना। हाथों में छाले थे लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी आग थी। वो जानता था कि अगर वो यहीं रह गया तो यही जिंदगी उसकी भी होगी। कर्ज, बीमारी और अधूरी सांसें। गांव में एक कहानी मशहूर थी। दूर समंदर पार एक देश है जहां मेहनत करने वालों को मौका मिलता है, जहां जमीन के नीचे सोना नहीं तेल निकलता है, और जो उस तेल को पकड़ लेता है वो राजा बन जाता है। आर्यन को नहीं पता था कि तेल कैसे निकलता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वो देश सच में कैसा है, लेकिन उसे इतना पता था कि यहां रहकर कुछ नहीं बदलेगा। एक रात मां के पास बैठकर उसने कहा, मैं जाऊंगा समंदर पार। मां की आंखों में डर था। उसने कहा, तू अभी बच्चा है। आर्यन ने पहली बार आंख मिलाकर जवाब दिया, अगर अभी नहीं गया तो जिंदगी भर बच्चा ही रह जाऊंगा। घर में जो थोड़ा बहुत था, एक पुरानी चांदी की चूड़ी, पिता की घड़ी और कुछ बचाए हुए सिक्के, सब बेच दिए गए। टिकट खरीदी गई एक तरफा। जब वो गांव से निकल रहा था, पीछे मुड़कर उसने मां को देखा। वो हाथ हिला रही थी लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि उसे शायद यकीन नहीं कि उसका बेटा कभी वापस आएगा। समंदर का सफर लंबा था। जहाज पर अमीर लोग ऊपर के डेक पर थे, गरीब नीचे अंधेरे हिस्से में। वहां बदबू थी, बीमारी थी और अनिश्चित भविष्य था। कई रातें उसने बिना खाए बिताई। कई बार उसे लगा कि वो वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपने छोटे भाई की याद आती, जिसने एक दिन कहा था, भैया मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे जैसा बनूंगा। वो टूट नहीं सकता था। जब जहाज उस नए देश के बंदरगाह पर लगा, आर्यन के पास कुछ नहीं था। जेब में सिर्फ $3। भाषा नहीं आती थी, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक कागज जिस पर एक पुराने दोस्त का पता लिखा था जो शायद उसे पहचानता भी ना हो। पहले कुछ महीने नरक थे। फैक्ट्री में काम मिला, 14 घंटे की शिफ्ट, हाथ जल जाते, पैर सूज जाते, मालिक चिल्लाता। कई बार उसे सिर्फ इसलिए थप्पड़ पड़े क्योंकि वो भाषा ठीक से नहीं समझ पाया। लेकिन एक चीज थी जो उसे अलग बनाती थी। वो शिकायत नहीं करता था। वो देखता था, सीखता था, नोटिस करता था। एक दिन फैक्ट्री के पास उसने पहली बार तेल की गंध महसूस की। भारी, तीखी, अजीब सी खुशबू। उसने देखा बड़े बड़े टैंकर, मजदूरों की लाइनें और जमीन में धंसे लोहे के रॉड जो ऊपर नीचे हो रहे थे। उसने पूछा, ये क्या है? किसी ने हंसकर कहा, ये है ब्लैक गोल्ड, तेल, इससे शहर कलते हैं। उस रात वो सो नहीं पाया। ब्लैक गोल्ड, जमीन के नीचे छिपा हुआ धन। उसे अपने गांव की सूखी जमीन याद आई। क्या वहां भी कुछ छिपा हो सकता था? क्या गरीबी सिर्फ ऊपर दिखती है और नीचे दौलत छिपी होती है? अगले दिन से उसने अपनी शिफ्ट के बाद तेल वाले इलाके में जाना शुरू किया। मजदूरों से बात करता, इंजीनियरों को दूर से देखता, समझने की कोशिश करता कि मशीनें कैसे काम करती हैं। कई बार उसे भगा दिया जाता। लोग कहते ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन उसके लिए बस की बात जैसी कोई चीज नहीं थी। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम पकड़ लिए। पाइप साफ करना, टूल्स उठाना, कीचड़ हटाना। हाथ काले हो जाते, कपड़े बदबू मारते, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं। एक बूढ़ा इंजीनियर था, मिस्टर हावर्ड। उसने एक दिन आर्यन को देर रात तक नोट्स बनाते देखा। उसने पूछा, तू क्यों सीख रहा है ये सब? आर्यन ने जवाब दिया, क्योंकि एक दिन ये जमीन मेरी होगी। हावर्ड हंसा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता थी। उसने उसे मशीनों के बारे में सिखाना शुरू किया। कैसे ड्रिल काम करती है, कैसे दबाव मापा जाता है, कहाँ गलती होती है। आर्यन दिन में मजदूर था, रात में छात्र। कुछ सालों में उसने थोड़ा पैसा बचा लिया। बहुत नहीं, लेकिन इतना कि वो एक छोटा सा हिस्सा किराए पर ले सके, जहाँ तेल मिलने की संभावना कम मानी जाती थी। सबने कहा पागल है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन आर्यन को याद था, लोगों ने उसे भी बेकार कहा था। उसने अपनी सारी बचत लगा दी, मशीन किराए पर ली, कुछ मजदूर जुटाए, खुद भी कीचड़ में उतरा। पहला दिन कुछ नहीं, दूसरा दिन कुछ नहीं, तीसरा दिन मशीन खराब, पैसे खत्म हो रहे थे, मजदूर जाने लगे। रात को वो अकेला बैठा रोया। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर वो हार गया तो? अगर सब खत्म हो गया तो?
चौथे दिन सुबह जब सूरज उग रहा था, मशीन ने एक अजीब सी आवाज की। जमीन कांपी और फिर काले रंग का फव्वारा आसमान की तरफ उठा। तेल! मजदूर चिल्लाए। आर्यन घुटनों पर गिर गया। उसके हाथ कीचड़ से सने थे, लेकिन चेहरे पर आंसू थे। उस दिन एक गरीब इमिग्रेंट ने सिर्फ तेल नहीं निकाला था, उसने अपनी किस्मत निकाल ली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि तेल सिर्फ दौलत नहीं लाता, वो दुश्मन भी लाता है। लेकिन उसी शाम शहर के सबसे बड़े तेल कारोबारी विक्टर ग्रे के ऑफिस में खबर पहुंच गई। विक्टर ग्रे तेल इंडस्ट्री का बादशाह था, जिसकी कंपनियां पूरे राज्य में फैली थी, जिसके पास पैसे से ज्यादा ताकत थी और ताकत से ज्यादा अहंकार। उसने फाइल बंद की, सिगार जलाया और धीरे से कहा, कौन है ये लड़का? उसके मैनेजर ने जवाब दिया, एक इमिग्रेंट। विक्टर मुस्कुराया और बोला, तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगले ही हफ्ते आर्यन के पास एक ऑफर आया। विक्टर की कंपनी उसके प्लॉट को खरीदना चाहती थी। कीमत इतनी थी कि आर्यन की 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी। मजदूरों ने कहा बेच दो, दोस्तों ने कहा यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बैंक ने कहा यह सुरक्षित फैसला है। लेकिन आर्यन को उस जमीन से सिर्फ तेल नहीं मिला था, उसे अपनी पहचान मिली थी। उसने ऑफर ठुकरा दिया और उसी दिन उसने अपना पहला दुश्मन बना लिया। पहले मशीनें खराब होने लगी, फिर सप्लायर ने अचानक डील कैंसिल कर दी, बैंक ने लोन रोक दिया। हर दरवाजे के पीछे विक्टर का साया था। एक रात जब आर्यन साइट पर अकेला खड़ा था, 2 काली गाड़ियां आईं, 4 आदमी उतरे। उनमें से एक बोला, तू समझदार है, ये खेल तेरे बस का नहीं है, बेच दे, वरना जमीन ही नहीं जिंदगी भी चली जाएगी। आर्यन का गला सूख गया, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आंखें नहीं झुकाईं। उसने कहा, मैंने ये जमीन खरीदी है, डर कर नहीं दूंगा। उस रात वो सोया नहीं। पहली बार उसे डर महसूस हुआ, पैसे से नहीं, ताकत से नहीं, अपनों को खो देने के डर से। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वो हर महीने पैसे भेजता था, अगर उसे कुछ हो गया तो। लेकिन फिर उसे अपने पिता की लाश याद आई, बिना इलाज के, बिना उम्मीद के। और उसने फैसला किया, अगर मैं झुक गया तो आने वाली हर पीढ़ी झुकेगी। कुछ महीनों बाद जब उसका बिजनेस थोड़ा बढ़ा, उसने अपने गांव से अपने छोटे भाई आरव को बुलाया। आरव खुश था। उसने पूछा, भैया हम सच में अमीर हो गए? आर्यन हंसकर बोला, अभी नहीं, लेकिन होंगे। एक रात साइट पर आग लग गई। तेल टैंक में जोरदार धमाका हुआ, आग आसमान तक उठी। आर्यन भागता हुआ पहुंचा, लोग चिल्ला रहे थे, एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही थी और जमीन पर पड़ा था उसका भाई, खून में लथपथ। उसकी सांसें टूट रही थी। आरव ने धीरे से कहा, भैया हम जीतेंगे ना? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और कुछ मिनटों बाद वो हाथ ठंडा हो गया। उस रात तेल की गंध में खून की गंध मिल गई। आर्यन टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन तक बाहर नहीं निकला। उसे लगा ये सब उसकी गलती है। अगर वो जमीन बेच देता, अगर वो झुक जाता, तो उसका भाई जिंदा होता। लेकिन चौथे दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बिखरा हुआ था और पीछे दीवार पर लगा था उसके पिता का पुराना फोटो। उसे अचानक समझ आया कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, जहां अमीर तय करते हैं कि गरीब कितना ऊपर जा सकता है। और उसने कसम खाई, अब मैं सिर्फ जीतूंगा नहीं, मैं साम्राज्य बनाऊंगा। आर्यन ने खेल बदल दिया। उसने छोटे छोटे प्लॉट खरीदने शुरू किए, जहां लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। उसने नई टेक्नोलॉजी लाई, जोखिम लिया, रात दिन काम किया। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन हर बार जब जमीन से तेल निकलता, वो पागल नहीं बल्कि दूरदर्शी साबित होता। कुछ सालों में उसकी कंपनी शहर की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी बन गई। विक्टर ग्रे पहली बार डर गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा, मिस्टर ग्रे, क्या आपको लगता है कि आर्यन आपकी कंपनी के लिए खतरा है? विक्टर मुस्कुराया और बोला, शेर को चींटी से खतरा नहीं होता। लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये चींटी अब हाथी बन चुकी है। एक शाम आर्यन के ऑफिस में एक गुप्त फाइल पहुंची। उसमें सबूत थे कि विक्टर की कंपनी सालों से गैर कानूनी ड्रिलिंग कर रही थी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी और सरकारी अफसरों को रिश्वत दे रही थी। ये मौका था, या तो वो चुप रहकर सुरक्षित खेल सकता था या सच उजागर कर सकता था और सीधा युद्ध छेड़ सकता था। उसने फाइल बंद की, खिड़की से बाहर देखा। दूर तक तेल के रिग्स दिख रहे थे, जैसे लोहे के विशाल दैत्य। उसे अपने भाई की आखिरी आवाज याद आई, भैया हम जीतेंगे ना? उसने फोन उठाया और कहा, प्रेस को बुलाओ। उसे नहीं पता था कि इस फैसले के बाद उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा या उसकी कब्र पर। लेकिन एक बात तय थी, अब ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं रही, ये लड़ाई विरासत की थी।
फोन रखते ही उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। खिड़की के बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन दूर दूर तक फैले तेल के कुओं की आग अब भी आसमान को लाल कर रही थी। उसने आईने में खुद को देखा। सामने वही चेहरा था, एक ऐसा आदमी जो कभी फटे कपड़ों में एक छोटे से गांव से निकला था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूम लड़का नहीं था। अब वहां सिर्फ आग थी, जिद की, दर्द की और जीत की। कुछ ही देर में उसका असिस्टेंट दरवाजे से झांकते हुए बोला, सर, प्रेस पहुंचने वाली है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उन्हें अंदर आने दो। मंच तक पहुंचने से पहले उसके दिमाग में पिछले 25 साल किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। उसे वो रात याद आई जब वो पहली बार इस देश में आया था। जेब में सिर्फ $17, ना कोई दोस्त, ना कोई घर, बस एक सपना। उस रात स्टेशन की ठंडी बेंच पर बैठकर उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन वो इतना बड़ा बनेगा कि दुनिया उसका नाम याद रखेगी। लेकिन उस समय उसे ये नहीं पता था कि उस रास्ते में धोखा भी होगा, दर्द भी होगा और ऐसे फैसले भी होंगे जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो कैमरों की फ्लैशलाइट लगातार चमकने लगी। सैकड़ों पत्रकार सामने बैठे थे और सबको पता था कि आज जो होने वाला है वो पूरी ऑयल इंडस्ट्री को हिला सकता है। वो धीरे धीरे मंच तक गया, माइक के सामने खड़ा हुआ और कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, आज मैं सिर्फ एक घोषणा करने आया हूँ। आज से मेरी कंपनी उन सभी ऑयल फील्ड्स का सच दुनिया के सामने रखेगी जिनमें सालों से भ्रष्टाचार और खून छुपा हुआ है। उसके शब्दों ने पूरे कमरे में हलचल मचा दी। एक रिपोर्टर खड़ा हुआ और पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में बड़े लोग शामिल हैं? उसने सीधे कैमरे में देखते हुए कहा, हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके नाम भी बताऊंगा। उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले में बैठा एक बूढ़ा आदमी टीवी पर यह सब देख रहा था। उसने सिगार का लंबा कश लिया और स्क्रीन पर नजरें टिकाए मुस्कुराया। वही आदमी जिसे वो कभी खत्म समझ चुका था। उसने अपने आदमी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तो आखिर उसने खेल शुरू कर ही दिया। फिर ठंडे लहजे में जोड़ा, तैयार रहो, अगर वो ज्यादा बोलने लगे तो उसका अंत भी वहीं होगा जहां बाकी लोगों का हुआ। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, लेकिन असली तूफान अभी शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर उसका बयान आग की तरह फैल गया। टीवी चैनलों पर सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे हीरो कह रहे थे, कुछ उसे गद्दार, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसी रात वो अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने टेबल पर उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उसने फोटो उठाई और कुछ देर उसे देखते रहा। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, माँ, मैंने हमेशा कहा था ना कि एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बनने की कीमत इतनी भारी होगी। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई तो कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज आई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने शांत स्वर में पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। आवाज बोली, जिस आदमी की वजह से तुम आज जिंदा हो और अगर चाहूं तो कल तक नहीं रहोगे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, तुम डराना चाहते हो? आवाज ठंडी पड़ गई। नहीं, बस याद दिला रहा हूं कि इस खेल में राजा वही बनता है जो आखिरी तक जिंदा रहता है। इसके बाद कॉल कट गया। कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने खुद से कहा, तो खेल अब सच में शुरू हुआ है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। दूर तक फैले तेल के कुएं चमक रहे थे। हर कुएं में उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसकी कहानी छुपी हुई थी। लेकिन अब वो सिर्फ ऑयल किंग बनकर नहीं रहना चाहता था। अब वो सच को सामने लाना चाहता था, चाहे इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। कुछ ही महीनों के भीतर पूरी दुनिया हिल गई। उसके खुलासों ने कई बड़े नामों को जेल पहुंचा दिया। कई कंपनियां बंद हो गईं और ऐसे राज सामने आए जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लोग अब उसे सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं कहते थे, वो अब एक प्रतीक बन चुका था, एक ऐसे इंसान का जिसने गरीबी से उठकर दुनिया को चुनौती दी। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी था। एक शाम वो अपने पुराने गाँव वापस लौटा। वही मिट्टी, वही टूटा हुआ घर और वही सड़क जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। अब वो अरबों का मालिक था, लेकिन फिर भी उसने उसी मिट्टी को छूकर सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया माँ, देखो तुम्हारा बेटा हार नहीं माना। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया और बच्चों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई, क्योंकि वो जानता था कि सपने सिर्फ शहरों में जन्म नहीं लेते। कभी कभी सबसे बड़े सपने सबसे छोटे गांवों में पैदा होते हैं। उस रात वो अपने पुराने घर की छत पर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। अब उसके पास पैसा था, नाम था, इज्जत थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसे मिली थी वो थी उसकी विरासत।
तभी उसे एहसास हुआ कि एक गरीब लड़का अमीर बन सकता है, एक मजदूर राजा बन सकता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आपकी कहानी दूसरों को उठने की हिम्मत दे। और उसी रात इतिहास ने चुपचाप एक नया नाम लिख लिया, एक ऐसे आदमी का नाम जो कभी एक गरीब प्रवासी था, लेकिन आज दुनिया उसे ऑयल किंग के नाम से जानती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें।